हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, ठीक है, बायोलॉजी का। क्या हम लोग इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हम लोग ने 2 क्वेश्चन किया था। देखो हम लोग का चल क्या रहा है, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले, इसको डिस्कस करने वाले, कैसा क्वेश्चन आता है उसके कैसे हम लोग आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत आते हैं और उसको लिखने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि सब में हम लोग ऐसे टाइप लिख दे और फिर ऐसे बस क्वेश्चन मिला हम लोग को और लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं और कैसे लिखा जाता है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे, एग्जामिनर भी क्या करे, नंबर दे दे। ओके, हम लोग ने इसके पहले वाले क्लास में हम लोग लेक्चर में इसमें पढ़ चुका था। क्लास में पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और इसमें क्या करने वाले, दूसरा क्वेश्चन हम लोग आज क्लास 2 हम लोग का क्लास जो चल रहा है, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखो बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं होंगी, जितना भी होगा, ठीक है। छोटी भी क्लास चलेगी, ठीक है। सबसे छोटी छोटी कम क्लासेस कम टाइम में क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा कवर करने वाले हैं। तो हम लोग देखें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। क्लियर है कि न्यूक्लिक से एक एसिड क्या होता क्या है। और वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित जो डीएनए मॉडल है, जो डीएनए अणु का द्विकुंडली बोल सकते हैं, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, द्विकुंडली संरचना है, उसका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे और क्या करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसी संरचना होती है, उसका क्या होता है, सब कुछ क्या करने वाले इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा क्लास करना, ऐसा नहीं कि हाँ आधा किया, आधा समझ में आया, आधा छोड़ दिया। और साथ साथ में नोट डाउन भी करना। ऐसा मत करना कि हाँ बस मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। नोट डाउन नहीं करोगे ना, एग्जाम के टाइम में सब खत्म हो जाएगा, जितना भी पढ़ा लिखाया रहेगा सब फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम में क्या लिखोगे कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि इतिहास नहीं कि तुमको वहां पे पेज भरने हैं, ठीक है। ठीक है, पेज भरो, तुम्हारे फुल कॉपी भरो, लेकिन उसमें कॉन्टेक्ट भी मैटर जो लिख रहे हैं उसको करेक्ट लिखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी घुमा फिरा के लिख दिया तुमको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तुम अगर पूरे अच्छे से मैटर लिखोगे तुम्हारी कॉपी वैसे भी भर जाएगी। लेकिन हाँ, जो लिखो सही लिखो, कुछ इतिहास की तरह मत लिख दो कि हाँ कुछ भी उसमें आया, कुछ भी उल्टा सीधा, कुछ भी, बस हाँ कॉपी भरने से मतलब है। अरे कुछ लिखोगे, ढंग से कॉपी लिखोगे, तुम्हारा नंबर भी अच्छा आएगा। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या है न्यूक्लिक अम्ल हमारा होता क्या, उसके बारे में देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, बोल सकते हैं ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले, ठीक है, ये किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले, ठीक है, क्या जाएंगे किसी कोशिका के केंद्रक में अगर पाए जाने वाले क्या होते हैं, वे अम्लीय पदार्थ है, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं तथा कोशिका के ओके, कोशिका के जैविक कार्यों का नियमन करते हैं, जैविक कार्यों का नियमन करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट। जैविक कार्य क्या करते हैं, ये नियमन करते हैं। अब इसको बता दे, ठीक है। देखो न्यूक्लिक अम्ल हमारा यही होता है, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमारा यही होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी कोशिका के केंद्रक बोल सकते थे, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाए जाने वाले ये क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं, मतलब एसिडिक होता है, ठीक है। ध्यान देना, ये क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ होता है, जो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला है, ठीक है। तो क्या करता है, कोशिका के जैविक कार्यों का भी ये क्या करता है, नियमन करता है। ओके, अब बात आती है न्यूक्लिक अम्ल होते क्या बच्चों, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, न्यूक्लिक अम्ल हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, और दूसरे की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा।
अगर इसकी पूरे नाम की बात करें तो डीएनए का नाम क्या होता है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का नाम क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल की मुख्यतः बोल सकते हैं, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है हमारा, ये मुख्यतः कितने चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये मुख्यतः 3 चीजों से क्या होता है, 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये 3 अणुओं कौन कौन सा होता है ये भी देख लो, ठीक है। ये कौन से 3 अणुओं से मिलकर बना होता है ये देख लो। पहला हो जाएगा हमारा शर्करा, ठीक है बच्चों, ये पहला हमारा क्या हो जाएगा, शर्करा से मिलकर बना होता है। अगर दूसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अगर तीसरे की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक। ओके, क्लियर इतना। देखो अगर शर्करा की बात करें, ठीक है, अगर हमारी शर्करा की बात करें तो शर्करा भी क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा होता है राइबोस शर्करा। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, पहला होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, और दूसरा क्या हो जाएगा राइबोज, ठीक है। दूसरे की बात करें तो हमारा राइबोज हो जाएगा। अगर इसके सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा C5H10O4, ठीक है, जो हमारा डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। और इसकी बात करें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा, O5 हो जाएगा। क्लियर इतना। अब आता है हमारा फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो फास्फोरिक अम्ल बच्चों बोल सकते हैं कि इसकी उपस्थिति के कारण जो होता है न्यूक्लिक अम्ल की प्रवृत्ति ही क्या होती है, अम्लीय होता है, ठीक है। इसी के कारण बोल सकते थे जो इसका प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है बच्चों, अम्लीय होता है, ठीक है। अम्लीय प्रवृत्ति अगर बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड से किससे होती है, तो हमारा किससे होता है, फास्फोरिक अम्ल से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें, ठीक है। अगर नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो ये हमारे कितने होते हैं, 3 प्रकार को, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं बच्चे, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है, ठीक है। अब प्यूरिन की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा एडेनिन और ग्वानिन आता है, ध्यान देना। अगर प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन में हमारा क्या आता है बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है। और पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन हमारा क्या क्या आ जाता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिल आता है, थायमिन आता है, साइटोसिन और यूरोसिल आता है। इतना पॉइंट क्लियर है सबका, बताओ यहां तक की पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं इसका संरचना के बारे में, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल, क्या क्या होता है इसके बारे में हो गया। अब देखते हैं वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तावित जो डीएनए मॉडल अणु है, ठीक है, द्विकुंडली संरचना क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया तुम्हारा द्विकुंडली संरचना, ठीक है, दिखा सबको। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये क्या हो गया तुम्हारा वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। मैं इसमें सारा पॉइंट क्या करूं, बता दूं, ठीक है। तुम लोग को बता देते तो अगर लिखोगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। देखो इसका मॉडल, इसकी बात करें तो इसकी संरचना क्या होती है, डबल हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। इसमें किसने दिया था, बोल सकते हैं वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में। किस सन में दिया बच्चों, तो सन 1953 में क्या दिया था, इन्होंने दिया था 1953 में, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, द्विचक्राकार या तो बोल सकते डबल हेलिक्स कार्यकारी जो मॉडल होता है डीएनए का, ये क्या किया था, प्रस्तावित किया था। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर बोल ले, ठीक है, ये किस बोल सकते हैं किससे जुड़ी होती है, तो फाइव जो हमारा एक कुंडलित होता है, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं एक तुम्हारा 5 प्राइम्स होता है, दूसरा उसी के नीचे, ठीक है, उसी का 3 प्राइम्स होता है, फिर दूसरा क्या होगा 3 प्राइम और नीचे क्या होगा 5 प्राइम होता है। अगर एक पूरी कुंडली की बात करें, ध्यान से पूरा देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। उसमें एक बात और समझ लो, जो हमारा एडेनिन होता है, ठीक है, जो हमारा एडेनिन होता है थायमिन के साथ 2 डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। अगर साइटोसिन है तो ये 3 बॉन्ड से ग्वानिन के साथ जुड़ता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करो तो एडेनिन जो होता है थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ
जुड़ता है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर बोल रहे इसे दोहरे कुंडल की जो मॉडल होती है बच्चों, इसमें बोल सकते हैं जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, ठीक है, ये दूसरे के क्या होती है, जो तुम्हारी ऐसे कुंडली संरचना दिख रही है, एक दूसरे की क्या होती है, एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें, देखो मैं सारे पॉइंट अगर बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगी ना, थोड़े से तुम लोगों को फास्ट लग रहे होंगे, लेकिन क्या करो पूरे भी करने हैं, तो अगर बहुत ज्यादा मैं लिखवा भी नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ जितना बच्चों समझा रहे उसको भी क्या करा, नोट डाउन करते चलना साथ साथ में, या तो समझ आ रहा है तो समझ लेना पूरे पॉइंट अच्छे से, ठीक है। अगर बात करें इसमें डीएनए की पूरी जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंधों के सारा, किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर है, इसका बताओ इतना तक की पॉइंट क्लियर है। अगर बच्चों इसके जो कुंडल का जो व्यास दिया है, ठीक है, जो ऊपर तुम्हारा दिया है वो तो कुंडल का दोनों ओर का व्यास क्या होता है हमारा 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अगर हाफ की बात करें तो हमारा 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और एक कुंडल का जो व्यास होता है, जो पूरा तुम्हारा एक कुंडल यहाँ तक के कुंडल की व्यास होती है वो क्या होती है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक अगर हेलिक्स की बात करें, ठीक है, एक अगर हेलिक्स की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अगर बोल सके पिरामिडिन और प्यूरिन का अनुपात कितना होता है, तो 1:1 का होता है। कितना होता है प्यूरिन और पिरामिडिन का, ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडिन का जो अनुपात होता है, जो रेशियो की बात करें, ठीक है, जो रेशियो की बात करें तो वो 1:1 का होता है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, मानव स्वास्थ्य में क्या कीजिए, मानव स्वास्थ्य में विस्तृत संरचना कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले मानव स्वास्थ्य होता क्या है, किसे कहते हैं, मानव स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करें, ठीक है। एक डिसेंट की अगर उसका डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करो, देखते हैं उसका परिभाषा होता क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या देखेंगे, मानव स्वास्थ्य की परिभाषा देख लेते हैं। मानव स्वास्थ्य, ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की, ठीक है, WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं WHO, या तो बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो बोल सकते हैं इसको का पूरा नाम, इसको इंग्लिश में इसका नाम, या तो शॉर्ट फॉर्म में तो नाम सबने सुन रखा होगा WHO, ठीक है, इसका पूरा नाम भी सुन लो, इसका होता क्या है, तो बोल सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर इतना पॉइंट। तो इसके थ्रू क्या क्या है कि जो परिभाषा के अनुसार, ठीक है, इसने क्या किया, इसके इस जो, ठीक है, इसके अनुसार अगर परिभाषा की बात करो तो क्या होता है परिभाषा, की परिभाषा के अनुसार, ओके, परिभाषा के अनुसार बोल सकते हैं तो अनुसार स्वास्थ्य को 3 आयामों में, ठीक है, स्वास्थ्य को 3 आयामों, तो 3 तरीकों से उसको बोल सकते हैं कैसे होता है। अगर बॉडी में ये सभी चीजें हैं तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी होगा, हमारा जो शरीर होगा वो क्या होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, तो बोल सकते हैं जब मानव शरीर, क्या हो जाएगा, जब मानव शरीर, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब मानव शरीर मानसिक, ठीक है, शारीरिक रूप से, या तो बोल सकते हैं जब मानव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, तब इसे
स्वस्थ होता है तब इसे स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। ध्यान से देख लेना, ठीक है, ध्यान से देखो। इसी के रूप में इसको परिभाषित किया गया था, बोल सकते हैं कि जब मानव शरीर क्या तीन आयामों जैसे बोल सकते हैं, जब मानव का शरीर सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है, और या मानसिक रूप से, ये तीनों रूप से जब स्वस्थ हो, ऐसा नहीं कि हाँ बॉडी शरीर है, इसको कोई रोग वोग नहीं हो रहा है तो बोल देंगे हाँ मानव का शरीर स्वस्थ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब मानव का शरीर जो होता है सामाजिक और मानसिक और तीनों रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मानव का शरीर जो होता है, मानव स्वास्थ्य की क्या होता है, परिभाषा होता है, या तो बोल सकते हैं डिफिनेशन होता है। ठीक है, परंतु जब शरीर में, ठीक है, ध्यान से सुन लो इसको, सारे पॉइंट मैं नोट डाउन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन हाँ जितना बता रहे हो उसको भी साथ साथ नोट डाउन करते चलना। क्लियर है? अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्टार्ट कब हुई थी? तो अगर बहुत से WHO की जो स्थापना हुई थी बच्चों 1948 में हुई थी। किसमें हुई थी? WHO की। अब अगर WHO की स्थापना की बात करें तो ये किस सन में हुई थी? तो बोल सकते हैं 1948 में। ठीक है, 1948 में क्या हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना पॉइंट, ठीक है, ये कभी कभी पूछ सकता है वन लाइनर में, या तो बोल सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक पॉइंट बताओ, जहां तक की पॉइंट क्लियर है। अब देख लेते हैं, अगर बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कोई रोग होता है। ठीक है, अगर इस तरह के जो, अगर मान लो किसी व्यक्ति में अगर कोई रोग है या फिर नहीं है, तो कैसे हो इसको बोलेंगे कि हाँ ये क्या हो, मानव स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, मानव जो ह्यूमन है वो क्या है? स्वस्थ नहीं है। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति जो होता है, अगर परंतु जब शरीर में किसी तरह का बोल सकते हैं सामाजिक, मानसिक या फिर शारीरिक रूप का अगर विकार होता है, विकार का मतलब ये तो बोल सकते हैं पीड़ा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर पीड़ा उत्पन्न हो जाती है तो इसे बोलते हैं रोग, बोलते हैं क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। तुम लोग सोचोगे ना, स्वस्थ मानव की परिभाषा तो दे दी है, लेकिन रोग किसे कहते हैं ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो रोग किसे कहते हैं? तो इस तरह बोलते हैं जब शरीर में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का मतलब बोल सकते हैं कि जब उसका स्वास्थ्य, ठीक है, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से या फिर किसी भी रूप से उसमें विकार उत्पन्न हो। ठीक है, क्या हो? उसमें विकार उत्पन्न हो या तो पीड़ा उत्पन्न हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं रोग, या तो डिजीज के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। क्लियर है सारे पॉइंट? अर्थात बोल सकते हैं कि जो शरीर का जो सामान्य प्रकार, जो प्रकार मतलब जो डेली रूटीन कार्य करते हैं, उसमें कोई गतिरोध उत्पन्न या फिर वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो डेली रूटीन हम वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं हम लोग नहीं कर सके, उसमें गतिरोध उत्पन्न या फिर वो रुक जाए, या तो बोल सकते हैं इसे ही हम लोग, इस स्थिति को भी हम लोग रोग कहते हैं। ठीक है, अगर रोग कारक की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर रोग कारक की बात करें तो रोग कारक हमारे क्या हो जाएंगे ये भी देख लो। ठीक है, ये भी देख लो रोग कारक कैसे होते हैं, उसमें कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर रोग कारक की बात करें तो ये क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा जन्मजात रोग। ठीक है, पहला हो जाएगा जन्मजात रोग। ओके, और दूसरे की बात करें तो उपार्जित रोग होता है। क्या होता है? उपार्जित। ये निम्न प्रकार के रोग जो होता है बच्चों, ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला हमारा हुआ है जन्मजात रोग। अगर दूसरे की बात करें तो उपार्जित रोग हो गया। ठीक है, उपार्जित रोग में भी संक्रामक रोग होते हैं, उपार्जित रोग। ठीक है, पहले इन दोनों की बात में देख लेते हैं, इन दोनों की बातों में देख लेते हैं। पहले जन्मजात रोग किसी कहते हैं? तो वे रोग होते हैं, ठीक है, वे रोग होते हैं जो क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंशागत होते रहते हैं। बोल सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं? फैलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं। जैसे होता है हमारा हीमोफीलिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। फिर क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया हो जाएगा, वारांधता हो जाएगा। ठीक है, हीमोफीलिया हो जाएगा, वारांधता हो जाएगा, और क्या क्या हो सकते हैं? दांत्र कोष रखते हैं, जो होता है हमारा रक्तलाप। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। ऐसे रोग जो होते हैं इसमें जो फीमेल होती है, ठीक है, और इसका जो जीन बोल सकते हैं, जो वारांधता इसमें जो रोग में होता है, इसका जो
जो रोग का जो डिजीज का जो होता है, ठीक है, जो जीन होता है वो हमेशा किस पे होता है, एक्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस रोग की बोल सकते हैं जो महिला होती है वो क्या होती है, वाहक होती है इस रोग की। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो कार्य करती है वो क्या करती है, महिला करती है, ठीक है, फीमेल करती है इसमें। अब आते हैं उपार्जित रोग के बारे में, ठीक है। उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो क्या करते हैं, जन्म के बाद, ठीक है, जब जन्म हो जाता है उसके बाद विभिन्न कारणों से क्या होते हैं, जैसे कुपोषण हो गया, ठीक है, कुपोषण हो गया, इसमें रतौंधी हो गई, स्कर्वी हो गया, कुपोषण हो गया, स्कर्वी हो गया, रतौंधी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जन्म के बाद किसी भी कारण और क्या होते हैं, ये रोग होते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं उपार्जित रोग, ठीक है। अब देखो जो संक्रामक रोग होते हैं, तो संक्रामक रोग ऐसे नॉर्मल सी भाषा जो क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना होगा, पूरे मानव स्वास्थ्य बोल सकते हैं इसका रोग का अगर संकेत की बात करें, ये तो हमारा रोग हो गया, कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे डिजीज होते हैं, और ठीक है, अस्वस्थ मानव किसने कहते हैं, ये सभी हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बात आती है इसके रोग के संकेत क्या क्या होते हैं, रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, बहुत सारे इसके सिम्टम होते हैं, ठीक है। अगर उसके लक्षण की बात करें या फिर सिम्टम की बात करें, ठीक है, सिम्टम की बात करें या फिर इसके लक्षण की बात करें, तो कौन कौन से इसके लक्षण हो जाएंगे ये भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो बॉडी होती है, बॉडी के जो हमारा क्या होता है, जो शरीर होता है उसमें पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, ठीक है, और जो बोल सकते हैं चक्कर आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, उसके लक्षण आते हैं, ठीक है, संकेत, उसके बहुत सारे लक्षण, ऐसे नहीं होता कि सारे डिजीज में क्या होते हैं, अलग अलग सिम्टम दिखाई देते हैं, अलग अलग लक्षण दिखाई, लेकिन कुछ लक्षण क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे बेचैनी हो गई, पूरा शरीर क्या हुआ, दर्द हो रहा है, बेचैनी हो गई, चक्कर आना, क्या होते हैं, बहुत सारे सिम्टम क्या होते हैं, कॉमन होते हैं सब में, ठीक है। और रोग भी क्या होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, तुम्हारा क्या हो गया, जन्मजात हो गया, उपार्जित रोग हो गया, ये सभी क्या होते हैं, देखो उपार्जित रोग में भी क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। तो उपार्जित रोग में जो संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है, एक तो देखो जन्मजात रोग है जो वो जन्म से होता है, ठीक है, क्या हो, जैसे मम्मी पापा को है तो उसके बच्चे में भी हो गया, ये तुम्हारे जन्म से होते हैं। लेकिन उपार्जित रोग क्या होता है, ये तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो तुम्हारे संक्रामक होते हैं, दूसरे असंक्रामक होते हैं। जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं, ध्यान देना, जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, और जो असंक्रामक रोग होते हैं ये एक दूसरे से आने में क्या होते हैं, संक्रामक रोग, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बताओ सारे क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर जितने हम लोग ने किया आज के क्लास में, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, एक भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, बस इतना 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 अगर लिख दिया तो तुम्हारे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिखने में ऐसा नहीं कि हाँ संक्रामक रोग लिख लिया तो उसमें एग्जाम्पल ही ना लिखे, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखना, संक्रामक रोग जैसे होते हैं, ठीक है, जो जीवाणु से, विषाणु से, कवक के द्वारा एक दूसरे में फैल जाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से, जो छींकते ना, कोरोना वायरस आया था ना, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, ठीक है। और असंक्रामक रोग जो होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते, ओके। तो आज क्या करते हैं हम लोग, आज क्लास यही पे स्टॉप करते हैं, लेकिन आज तुम लोग अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दिया करो, ऐसा नहीं कि बस अकेले ही पढ़ के बैठ जाया करो, ओके।